अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी महबूब अली मुगल। टुडे वी विल डिस्कस द लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। इसमें हम फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डिस्कस करेंगे, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। लेकिन बिफोर कमिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, पहले हम डिस्कस करेंगे इनर्शिया। उससे भी पहले हम डिस्कस करेंगे मोशन। तो जब भी हम मोशन वर्ड सुनते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। फिर हमारे दिमाग में होता है कि इसका मकसद है अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसने अपनी पोजीशन चेंज की है फ्रॉम वन पॉइंट टू इट अनदर, तो इसका मकसद है इसने कुछ पाथ कवर किया है, जिसको आप कहते हो डिस्टेंस। लेट सपोज करते हैं उसने पाथ कवर किया है 5 किलोमीटर, तो 5 किलोमीटर आपका डिस्टेंस हो गया। लेकिन अगर 5 किलोमीटर इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, यानी 5 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट या नॉर्थ, अगर आपको डायरेक्शन गिवन है तो वही 5 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ जो है या ईस्ट जो है वो बन जाता है डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस इन पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो चेंज इन पोजीशन इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, तो ये आपका हो जाता है डिस्टेंस, और यानी ये आपका हो जाता है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट को आप जज करो विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, यानी ऑब्जेक्ट ने कवर किया है डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, तो ये आपका हो जाता है वेलोसिटी, और वेलोसिटी आपका है वेक्टर क्वांटिटी। तो इसका मकसद है इसको वेलोसिटी को स्प्लिट करोगे तो आपका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, तो मैग्नीट्यूड आपका क्या हो जाता है? स्पीड, और डायरेक्शन जो भी हो। तो लीनियर मोशन में मैं वाजे कर दूं, लीनियर मोशन में ऑब्जेक्ट की स्पीड अगर सेम है तो उसकी वेलोसिटी भी सेम होती है। उसका रीजन ये है कि उसकी डायरेक्शन तो ऑलरेडी सेम होती है। लीनियर मोशन में ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन चेंज नहीं होती, जो स्पीड है वही वेलोसिटी होती है। लेकिन जब बात आती है सर्कुलर मोशन की या रोटेशनल मोशन की, तो ऑब्जेक्ट की डिस्पाइट ऑफ इसका मैग्नीट्यूड सेम है, डिस्पाइट ऑफ उसकी स्पीड सेम है, लेकिन उसकी वेलोसिटी कभी भी सेम नहीं होती। क्यों? क्योंकि इसकी डायरेक्शन हर पॉइंट पर चेंज होती है, और वेलोसिटी के चेंज होने से विथ रेस्पेक्ट टू टाइम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है, और उसी के बेसिस पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं अब लॉज ऑफ मोशन। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं अबाउट इनर्शिया। इनर्शिया क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर है, प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी है, which has a tendency to resist any change of state of motion। यानी इसका मकसद है जो ऑब्जेक्ट जो है वो जो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा, या ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा। बॉडी डज नॉट वांट टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ मोशन, दैट प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड इनर्शिया। अगर उस प्रॉपर्टी यानी उस इनर्शिया को चेंज करना है, उस स्टेट को चेंज करना है बॉडी को, तो यू हैव टू अप्लाई अ फोर्स। अब यहां पर आ जाते हैं, हैवी बॉडी जो है, हैवी बॉडी possess more inertia than lighter body। तो रेजिस्टिव फोर्सेस जो है वो हैवी बॉडी पर ज्यादा होती है। तो रेजिस्टिव फोर्सेस का मकसद डज नॉट वांट टू चेंज इट स्टेट, रेजिस्टिव फोर्सेस इस पर अप्लाई हो रही हैं जो कि इस बॉडी की स्टेट ऑफ मोशन को चेंज नहीं होने देती। अभी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, या फिर मोशन में तो मोशन में रहेगी। अगर आप लोगों ने इस पर अप्लाइड फोर्स अप्लाई किया, अगर आप लोगों ने किसी न किसी तरीके से फोर्स अप्लाई किया, अगर वो फोर्स इनर्शिया से ग्रेटर हो तो फिर बॉडी की जो है स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो जाएगी। अगर नहीं होती तो फिर बॉडी रिमेन इन द स्टेट ऑफ रेस्ट ही रहेगी, या फिर रिमेन इन द स्टेट ऑफ मोशन ही रहेगी। ये आपकी इनर्शिया। तो इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ matter which has tendency to resist or oppose the change of state of motion, change of state of motion। तो inertia relates to mass, heavy object possess more inertia as compared to lighter object। lighter object पर आप कौन सा भी फोर्स अप्लाई कर देते हो जो कि रेजिस्टिव फोर्सेस से ज्यादा ही होता है, इस वजह से ऑब्जेक्ट जो है अपनी स्टेट चेंज कर लेता है। तो लाइटर बॉडी possess लेस इनर्शिया एज कंपेयर टू हेवी बॉडी। इस वजह से हम कहते हैं कि इनर्शिया रिलेट्स टू द मास ऑफ ऑब्जेक्ट, दैट्स व्हाई इनर्शिया इज मेजर्ड इन किलोग्राम। तो इनर्शिया जो है वो रिलेट करता है मास ऑफ ऑब्जेक्ट पर, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ ऑब्जेक्ट।
अब यहां पर इंट्रोड्यूस हो जाता है आपका फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन ने अपने फर्स्ट लॉ में भी यही कहा है कि ऑब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट इज आइदर in the state of rest, always in the state of rest or continuous form of motion until and unless an external force is applied on it। और हम inertia में भी यही कह रहे हैं, जब तक आप फोर्स अप्लाई नहीं करते हो तो ये ऑब्जेक्ट जो है अपनी पोजीशन चेंज, अपनी स्टेट ऑफ मोशन जो है वो चेंज नहीं करेगा। ये हमेशा या तो रेस्ट में रहेगा या फिर हमेशा मोशन में ही रहेगा। until and unless an external force is applied on it, तो जब तक कोई फोर्स अप्लाई नहीं होता तो यह उसी मोशन में ही रहेगा। तो ये आपका न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ, ये आपका न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बन जाता है। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, a body is always in the state of rest or always in the form of motion until and unless an external force is applied on it। अब यहां पर हम इसको इसी वजह से, क्योंकि ये स्टेटमेंट जो है वो मिलती जुलती है इनर्शिया से, तो इस वजह से न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है वो इसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। अब प्रैक्टिकली आप लोगों ने देखा होगा कि जो हैवी लोडेड जो गाड़ियां होती हैं वो अचानक से जब ब्रेक मारती हैं तो जो लोड है वो अनबैलेंस हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो जो लोड है, वो जो वेट है, वो जो ऑब्जेक्ट है वो अपनी मोशन को, स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करना नहीं चाहता। तो सडन ब्रेक जो है वो उसकी इनर्शिया की वजह से जो है वो अनबैलेंस कर देता है। इसी तरीके से आप जब मूविंग बस के अंदर होते हो तो बस अचानक ब्रेक मारती है, यू फील जर्क इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। क्यों? क्योंकि जो आपकी बॉडी है वो कंटिन्यूस फॉर्म ऑफ मोशन में है अलॉन्ग विद द मोशन ऑफ अ बस, लेकिन बस ने तो अचानक ब्रेक मार दी, आपकी बॉडी जो है उसने चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मोशन, यानी मोशन जो है वो चेंज नहीं की, रेजिस्ट द चेंज ऑफ मोशन, रेजिस्ट द स्टेट ऑफ चेंज ऑफ मोशन, तो यू फील जर्क। तो ये है आपका एग्जांपल हो गया इनर्शिया का। इससे रिलेटेड आपके दो क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में। व्हाई वी फील जर्क इन द बस इफ इट सडनली स्टॉप्स? तो बिकॉज ऑफ इनर्शिया। इसका आंसर आप क्या लिखोगे? बिकॉज ऑफ इनर्शिया our body is also moving along with the motion of a bus. When bus suddenly stops, our body does not change its state of motion quickly. That's why we feel jerk. इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन भी आता है, why we have to run along the direction of train while stepping out? तो इसका क्वेश्चन भी यही है, because of inertia our upper part is still in the state of motion along with the train, but our lower part becomes quickly in the state of rest when it touches the ground. जैसे हम जो है लोअर पार्ट बॉडी का जो है वो जो फीट है वो टच करते ग्राउंड में, तो हमारा जो लोअर पार्ट है वो एकदम से रेस्ट में आ जाता है, लेकिन हमारा अपर पार्ट जो है वो फिर भी ट्रेन की मोशन के साथ होता है, तो हम मुंह के बल गिर सकते हैं। टू कीप आवर अपर पार्ट बैलेंस वी हैव टू रन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ट्रेन। हमें अपने लोअर पार्ट को भगाना पड़ेगा कुछ देर तक, ताकि हम अपने अपर पार्ट को बैलेंस कर सके और गिरने से बच सकें। तो ये एग्जांपल्स है आपके डेली लाइफ से रिलेटेड इनर्शिया से, यानी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से, तो न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। एंड विच लॉ हैव्स टू डिटरमाइन द क्वालिटी ऑफ अ फोर्स, तो वो भी हम कहते हैं न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अब इसी से रिलेटेड आपका न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अब न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन पर आ जाते हैं। अब थोड़ी देर पहले ही हम डिस्कस कर रहे थे कि हैवी ऑब्जेक्ट है वो पोजेस करता है ग्रेटर इनर्शिया एज कंपेयर टू लाइटर ऑब्जेक्ट। तो अगर हम इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई करते हैं दोनों पर, तो जो हैवी ऑब्जेक्ट है वो प्रोड्यूस करेगा एक्सेलरेशन, लेकिन उसकी जो एक्सेलरेशन है वो कम होगी एज कंपेयर टू लाइटर मास। ये हम प्रैक्टिकली ऑब्जर्व करते हैं। तो हमें ऑब्जर्वेशन क्या मिली? हमें ऑब्जर्वेशन ये मिली कि जो एक्सेलरेशन आपकी प्रोड्यूस हुई है हैवी ऑब्जेक्ट की, अगर हम इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई करें
तो जो हैवी ऑब्जेक्ट है उसकी एक्सेलरेशन कम है, वो हैवी ऑब्जेक्ट है वो स्लो, यानी हैवी ऑब्जेक्ट जो वो देर से अपनी चेंज ऑफ स्टेट जो है वो कंप्लीट करेगा, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा। और अगर वही इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स हम अप्लाई करते हैं लाइटर ऑब्जेक्ट पर, तो वो जल्दी कर देगा अपनी स्टेट को चेंज, स्टेट ऑफ मोशन को चेंज जल्दी कर देगा। तो इस पर एक्सेलरेशन ज्यादा प्रोड्यूस होगी, इसकी स्पीड ज्यादा होगी, इसकी स्पीड लोअर होगी। अगर हमने इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई किया है हैवी ऑब्जेक्ट पर और लाइटर ऑब्जेक्ट पर, तो इसकी स्पीड ज्यादा होगी। जो जिसमें स्पीड ज्यादा होगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो इसका मकसद है इसकी एक्सेलरेशन भी ज्यादा होगी। तो एक्सेलरेशन ज्यादा होगी लाइटर मास की, एक्सेलरेशन यहां पर कम होगी हैवी मास की। तो ये हमें बता रही है कि एक्सेलरेशन जो है, अगर इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं दोनों ऑब्जेक्ट्स पर, एक हैवी है और एक लाइटर है, तो जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी in heavy body which is less than acceleration produced in lighter body. So this helps us that acceleration produced in a body is inversely proportional to the mass. This is your equation number 1. Number 2, अगर हमारा जो मास है वो सेम है, दोनों ऑब्जेक्ट्स जो है वो इक्वल है। अब हम ये कह रहे हैं कि हैवी ऑब्जेक्ट को मूव करवाने के लिए, उसकी एक्सेलरेशन को इंक्रीज करने के लिए, यू हैव टू इंक्रीज योर अप्लाइड फोर्स। इस एक्सेलरेशन को बढ़ाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस अप्लाइड फोर्स को भी बढ़ाना पड़ेगा। तो ये हुआ कि एक्सेलरेशन अगर आप इंक्रीज करना चाहते हो तो अप्लाइड फोर्स को भी इंक्रीज करना पड़ेगा। तो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। ये आपकी होगी सेकंड एक्सप्रेशन। तो दोनों को हम कंबाइन करते हैं तो ये आपका हो जाता है F upon M. If remove the sign of a proportionality, we use constant K, F upon M. अब इस कांस्टेंट की वैल्यू हम रखेंगे, K की वैल्यू रखेंगे 1। रीजन, क्योंकि हम जब एग्जांपल दे रहे थे फर्स्ट का, तो उसमें हम दे रहे थे इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्सेस, यानी इसका मकसद है फोर्स को हम कांस्टेंट रख रहे थे। सेकंड टाइम हमने कहा कि अगर आप लोगों ने आपको इसकी एक्सेलरेशन को बढ़ाना है तो यू हैव टू अप्लाई फोर्स। तो हम जब रेशियो निकालते हैं तो वो रेशियो आपका निकलता है 1। तो इस हिसाब से K की वैल्यू जब हम 1 पुट करेंगे तो ये आपकी एक्सप्रेशन बन जाती है। M आपका डिवीजन में दर्शित करेंगे तो ये A के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये आपका हो जाता है F इजिकल टू MA। ये आपकी एक्सप्रेशन आ गई। तो दिस लॉ हेल्प्स टू डिटरमाइन द क्वांटिटी ऑफ अ फोर्स। तो पहला लॉ आपका क्या था, क्वालिटी ऑफ फोर्स। दूसरा लॉ आपका शो हेल्प करता है टू डिटरमाइन द क्वांटिटी ऑफ फोर्स थ्रू मास एंड एक्सेलरेशन। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का मास आपको मालूम है और उसकी एक्सेलरेशन कितनी प्रोड्यूस हुई है बिकॉज ऑफ इंक्रीज ऑफ स्पीड और वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, तो आप आसानी से बता सकते हो कि इसके उसके ऊपर कितना फोर्स एग्जर्ट हुआ है। तो इस हिसाब से अगर इसका यूनिट डिस्कस किया जाए तो ऐसा यूनिट तो फोर्स का आपका है न्यूटन। और इसको हम ड्राइव करें तो 1 न्यूटन किसके बराबर होता है, 1 न्यूटन बराबर होता है 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस हिसाब से अगर आप लोग इसको सीजीएस में कन्वर्ट करना चाहो तो फोर्स का यूनिट सीजीएस में होता है डाइन। तो यहां पर 1 डाइन जो है वो बराबर हो जाता है 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हम कंपेयर करते हैं ऐसा यूनिट को एमकेएस को सीजीएस के साथ। अगर हम कंपेयर करने पर आए तो ये 1 न्यूटन जो थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया है वो है किलोग्राम के, किलो मींस 1000 ग्राम, और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 1000 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको हो जाएगा 10⁵ ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो कि बराबर किसके, डाइन के। तो 1 न्यूटन में 10⁵ डाइन हो जाते हैं। तो 1 डाइन में कितने न्यूटन हो जाएंगे, 1 डाइन में आपके 10⁻⁻5 न्यूटन हो जाएंगे। इसी तरीके से एफपीएस पर जब जाते हो तो एफपीएस में आपका फोर्स जो है वो फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो एफपीएस में फोर्स आपका फंडामेंटल क्वांटिटी, तो उसमें यूनिट आपका हो जाता है पाउंड। एलबी से हम इसको शो करते हैं। तो 1 एलबी में कितने न्यूटन होते हैं, 4.5 न्यूटन। तो ये आप क्या कन्वर्जन होता है, आपके यूनिट्स हो जाते हैं फोर्स के। इसका डायमेंशन अगर हम कैलकुलेट करने पर आए
तो इसका डायमेंशन बनता है किलोग्राम जो है कि यूनिट है मास का, मीटर जो कि यूनिट है लेंथ का, और सेकंड जो कि यूनिट है टाइम का, जिसके ऊपर स्क्वायर है। तो ये इसका डायमेंशन हो गया mLT-2। ये आपका डायमेंशन बन जाता है फोर्स का। तो ये आपका हो गया सेकंड लॉ ऑफ मोशन। इसी से रिलेटेड आपका है थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन में सबसे पहले हम एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं। भाई आइसोलेटेड सिस्टम की हम बात कर रहे हैं। लेट सपोज करते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम, इसका मकसद है किसी किस्म की कोई एक्सटर्नल फोर्स दो बॉडीज की जो है वो वाइल कोलिजन अप्लाई नहीं हो। अब ये ऑब्जेक्ट जो है जब जैसे इस पर स्ट्राइक करेगा वाइल कोलिजन, तो इस पे ऊपर फोर्स एग्जर्ट करेगा। सिमिलरली ये ऑब्जेक्ट भी इसके ऊपर अपोजिट फोर्स, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स अप्लाई करेगा। कैसे? अगर ये दो ऑब्जेक्ट आपस में कोलाइड करते हैं तो ये ऑब्जेक्ट पहले स्लो था और ये पहले इसकी स्पीड ज्यादा थी। जैसे कोलाइड करेंगे तो जिसकी स्पीड ज्यादा थी वो हो जाती है स्लो, और जिसकी स्पीड स्लो थी वो बन जाती है फास्ट। तो स्पीड के इंक्रीज होने से विथ रेस्पेक्ट टू टाइम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी, और स्पीड के डिक्रीज होने से विथ रेस्पेक्ट टू टाइम भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। तो इस एक्सेलरेशन को हम कहेंगे रिटार्डेशन, और इस एक्सेलरेशन को कहेंगे पॉजिटिव एक्सेलरेशन। तो ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन यकीनन फोर्स जो कि बॉडी ए ने बॉडी बी पर लगाया है, इसी तरीके से बॉडी बी ने भी बॉडी ए पर फोर्स अप्लाई किया है ड्यूरिंग कोलिजन, जिसकी स्पीड रिड्यूस हो गई है। रिटार्डेशन जो कि अपोजिट डायरेक्शन में है। तो एवरी एक्शन एज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ये आपका है न्यूटन का थर्ड लॉ। तो जब भी रॉकेट मूव करता है अपवर्ड डायरेक्शन में तो उसका धुआं जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है। तो ये भी आपका क्या है? रिएक्शन है। इसी तरीके से अब जब हम बॉल को जो है टूवर्ड्स, अब जो है इलास्टिक मटेरियल का बॉल हो, रबड़ बॉल हो, अगर इस बॉल को हम हिट करते हैं किसी भी वॉल पर तो वो बॉल रिटर्न बैक करता है। अब किसी भी ऑब्जेक्ट को हम जो है वो ड्रॉप करते हैं, अगर वो रिटर्न बैक करता है टू द सेम हाइट, तो उसका मकसद है एक्शन का रिएक्शन हुआ है, इक्वल अपोजिट रिएक्शन। तो इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इसी तरीके से अगर कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी स्प्रिंग के साथ आपने अटैच कर दिया तो ये इसकी मीन पोजीशन है। अगर आप लोगों ने इस पर फोर्स अप्लाई किया, ये आप हो गया फोर्स, अप्लाइड फोर्स टू स्ट्रेच इट एट ए डिस्टेंस x। जैसे आप इसको रिलीज करोगे तो यहां पर एक और फोर्स एग्जर्ट होगा जो कि स्प्रिंग लगाएगा, इस ऑब्जेक्ट को रिटर्न बैक करेगा टुवर्ड्स इट्स मीन पोजीशन। तो इस फोर्स को हम कहते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। रीस्टोरिंग फोर्स। तो यहां पर भी आपका अप्लाई हो जाता है न्यूटन का थर्ड लॉ, एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो ये आपका हो जाता है न्यूटन का थर्ड लॉ। तो इसी बातों ही बातों में हमने तीनों लॉज को डिस्कस कर दिया है। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू लॉज ऑफ न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, यू कैन आस्क इन कमेंट सेशन। थैंक यू वेरी मच।